हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व एक स्पेशल नर्व है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस नर्व का इंट्राक्रेनियल कोर्स यूनिक है और जो नर्व पाल्सी होती है ट्रॉक्लियर नर्व की, उसका प्रेजेंटेशन भी यूनिक होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स लर्न अबाउट दिस नर्व। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने थर्ड नर्व के बारे में सीखा, उसमें जो कोर्स था उसको डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से ट्रॉक्लियर नर्व के कोर्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर पार्ट क्या है? आपका जो ओरिजिन होता है ट्रॉक्लियर नर्व का, वो कहाँ से होता है? ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस से, ठीक है। तो फोर्थ नर्व कहलाती है ये। तो फोर्थ नर्व का जो न्यूक्लियस है, दैट इज सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। इंफीरियर कॉलिकुलस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने सीखा था थर्ड नर्व जो होती है वो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे होती है। ऑलराइट, एंड इट इज सिचुएटेड वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल टू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। जो आपकी सेरेब्रल एक्वेडक्ट है उसके वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है इन द मिड ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद ये तो हो गया न्यूक्लियस की बात। अब आता है फासिकुलस पार्ट, ठीक है। जो नर्व्स निकल रही होती है वो कैसे निकलेगी? तो नर्व जो अराइज होती है, न्यूक्लियस से ऐसे फाइबर निकलते हैं और ये क्या होते हैं? पीछे की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है, अराउंड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक। इस तरीके से पीछे जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो गया तो बाकी जो नर्व्स होती हैं या थर्ड नर्व भी जैसे अभी हमने पढ़ी थी, तो उसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है और नर्व इस तरीके से प्रोसीड करती है ना, वेंट्रली जाती है। लेकिन ये क्या करेगी? पोस्टीरियर तरफ, यानी आपके डोर्सल तरफ से ये निकलने की कोशिश करती है और निकलती भी है ना। जैसे ये यहाँ से देखो, इस डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ रही है और आपके मिड ब्रेन से ये डोर्सल साइड से बाहर निकलती है और किस तरफ? कॉन्ट्रालैटरल तरफ, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज आपका एंटीरियर मेडुलरी वेलम जो होता है, वो आपका एक सीएनएस टिश्यू होता है। आपके जो पेडंकल होते हैं, सेरेब्रल पेडंकल, उनके बीच में टिश्यू होता है। सो इसमें क्या होता है? डिकसेट करता है, यानी कि क्रॉस करता है, इस तरीके से बेंड करता है अपोजिट तरफ। तो ट्रॉक्लियर नर्व का क्या होता है ना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो यही है कि ये एक ऐसी अकेली नर्व है जो डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन से निकलती है। जो आपकी ब्रेन स्टेम है उसके डोर्सल साइड से निकलती है। आपको इमेजेस भी दिख रही होंगी आपके स्क्रीन पे, जिसमें सारी नर्व्स जो हैं वो सब के सब वेंट्रली निकल रही हैं और ब्रेन स्टेम के पीछे से सिर्फ एक ही नर्व अराइज कर रही है, वो है ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बात है इसके बारे में। दूसरी स्पेशल बात क्या है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो अपोजिट तरफ की मसल को सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता चला कि कॉन्ट्रोलैटरल तरफ सप्लाई कर रही है, क्योंकि डिस्कसेशन हो गया यहाँ पे नर्व फाइबर्स का। ऑलराइट, और इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स हो जाता है। इसी वजह से लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल, क्योंकि इसको यहाँ से गई, फिर पीछे गई, फिर आगे आ रही है, ठीक है। बाकी सारी नर्व्स तो यहीं से आगे की तरफ ही निकल जाती हैं सीधे सीधे, बट ट्रॉक्लियर नर्व इज यूनिक, है ना। मैंने बोला ना स्पेशल नर्व है, तो यहाँ से गई और फिर आपका डिकसेट करते हुए अपोजिट तरफ की मसल को सप्लाई करने के लिए जाएगी, इसलिए इसका लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है। ऑलराइट, तो ये हम सीख गए हैं ट्रॉक्लियर नर्व के बारे में। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है एसओ। एसओ इज सुपीरियर ऑब्लिक। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं निमोनिक क्या होता है? SO4LR6, ये क्या है? आपकी एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स की सप्लाई है। तो सारी मसल्स जो होती हैं एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स, वो सब थर्ड नर्व सप्लाई करती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, except for your SO यानी superior oblique, that is supplied by this fourth nerve, and LR6 means lateral rectus, that is supplied by sixth, that means abducens nerve, ठीक है। तो ये अपोजिट तरफ की सुपीरियर ऑब्लिक को पैरालाइज करेगी अगर यहाँ मिड ब्रेन में न्यूक्लियर डैमेज हुआ तो, ठीक है। लेकिन जो हम पाल्सीज पढ़ते हैं वो नर्व की पढ़ रहे होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नर्व की पाल्सीज हम लोग देखते हैं। और क्योंकि एक और पॉइंट, ये डॉर्सल साइड से है, पीछे की तरफ है, इसलिए जो हेड ट्रॉमा होता है उसके लिए काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है ये नर्व, है ना। तो ट्रॉमा में जो एडल्ट है सबसे ज्यादा इसकी पैरालिसिस दिख सकती है। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड ट्रॉक्लियर नर्व पाल्सी। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं एंटीरियर साइड में, ठीक है। अब जब सारे नर्व फाइबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद ये बना लेंगे ट्रंक, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब इसी चीज को मैंने ऐसे दिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द डॉर्सल पार्ट, दिस इज द वेंट्रल पार्ट, आगे बढ़ता हुआ है। ये दिखाने का मतलब क्या है? ये मैंने ये बताया कि यहाँ से अराइज किया, ठीक है, और ये क्रॉस कर रही है
इस तरीके से क्रॉस करके गई और देखो ये 2 आर्टरीज के बीच से निकल रही है ना। ये 2 आर्टरीज कौन सी हैं? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्यों मैंने ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ इसके साथ में थर्ड नर्व भी बनाई है। तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो थर्ड नर्व जो होती है वो क्या करती है, वो भी इन्हीं 2 आर्टरी के बीच में से निकल रही होती है। तो थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व साथ साथ चल रही होती है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि फोर्थ नर्व जो होती है वो थोड़ी लेटरल तरफ है, देखो ये बाहर की तरफ है ना। थर्ड नर्व काफी मीडियली है, तो इन्हीं दोनों के बीच से निकलेगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल और सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच से निकलेगी। ऑलराइट, इसी पार्ट में और आगे बढ़ते हैं। इस वाले डायग्राम पे है, ये पिछली वीडियो से ही निकाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये ऊपर जो मैंने बनाई हुई है ये वाली जो नर्व है, दिस इज थर्ड नर्व, ठीक है। और ये है सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, ऑब्वियसली ना, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे थर्ड नर्व ऊपर है, फोर्थ नर्व नीचे से निकलेगी क्योंकि इंफीरियर कॉलिकुलस से निकल रही है। ये पीछे से आ रही है, ये आ रही है आपकी फोर्थ नर्व, और ये बनी हुई है आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये है आपकी सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये दोनों जो आर्टरी बनी हुई है, ये दोनों वही बनी हुई है। और इसके साथ ही ये प्रोसीड करते हुए आगे जा रही है, किसके साथ साथ, थर्ड नर्व के साथ। कहाँ जा रही है ये जा रही है कैवर्नस साइनस में, ठीक है। कैवर्नस साइनस में एंटर करेंगे दोनों। अब यहाँ तक ये पार्ट समझ में आ गया, तो अब आ जाओ कैवर्नस साइनस पे। जैसे कि बताया, कैवर्नस साइनस आपको हर जगह मिलेगा, तो आपको बहुत जरूरी है ये पढ़ना। कैवर्नस साइनस में क्या हो रहा है, ये रही आपकी फोर्थ नर्व, ठीक है। फोर्थ नर्व कहाँ पर सिचुएटेड है, लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में है, किसके नीचे, थर्ड नर्व के नीचे। सीधी सी बात है, उसी के साथ साथ आइए, ऊपर ऊपर अभी तक एकदम सही चल रहा है ना, ऊपर ऊपर चल रही है। और ये जा रही है थर्ड के नीचे है फोर्थ नर्व, है ना। और उसके बाद आप अगर स्ट्रक्चर और मैं बता दूं, जल्दी से रिवाइज कराते हैं। सिक्स नर्व जो होती है वो अंदर होती है, ठीक है, आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ होती है कैवर्नस साइनस में, लेटरल वॉल में सिचुएटेड होती है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, वो सिचुएटेड रहता है आपके लेटरल साइड में। तो अभी बात करते हैं सिर्फ फोर्थ नर्व की। अब हम बढ़ते हैं कैवर्नस साइनस से आगे की तरफ, ये तो इंट्रा कैवर्नस पार्ट हो गया। अब क्या होता है, इस वाले डायग्राम पे वापस आएंगे कि अब क्या करना है, कैवर्नस साइनस से निकल के हमको आना है ऑर्बिट में, ठीक है, आई बॉल को सप्लाई करना है। तो आई बॉल को सप्लाई करने के लिए, ऑर्बिट में आने के लिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलना पड़ता है नर्व को, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ट्रोक्लियर नर्व एक काम करती है, वो क्या करती है, यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, ये आ रही है फोर्थ नर्व, ठीक है, और ये क्रॉस कर रही है थर्ड नर्व को, ठीक है। क्या कर रही है, थर्ड नर्व को क्रॉस कर रही है और उसके ऊपर आ जाती है ना। तो ये जा रही है थर्ड नर्व, then this is the trochlear nerve, it crosses the third nerve, okay, so that it is situated above the third nerve। कहां पर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करने से पहले हुआ, कैवर्नस साइनस में एकदम साथ साथ चल रही थी पैरेलल, लेकिन यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में घुसने से पहले उसने क्या किया, ये क्रॉसिंग कर दी। इसीलिए जब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा मैंने एलैबोरेट नहीं किया है, तो आप जरूर देखिएगा। जो शॉर्ट मैंने बनाया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, जो स्पेशल है जो मैंने बनाया हुआ है ट्रोक्लियर नर्व के लिए, वो यही है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का लैटरल और अपर पार्ट है, ऊपर आ गई अब ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। वो कहाँ से, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास कर रही है, ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है। और ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो सेंट्रल पार्ट से जा रही है ना। अब नीचे हो गई ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड नर्व नीचे हो गई ट्रोक्लियर नर्व के, और ये आउटसाइड ऑफ एनुलस जिंक से पास कर रही होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी नर्व्स जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि इससे कौन कौन सी पास करती है, ठीक है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ट्रोक्लियर नर्व अब निकल चुकी है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। अब करते हुए ये कहाँ आ चुकी है नर्व, इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट में आ चुकी है। इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट में भी इसने एक यूनिक काम किया है। क्या यूनिक काम किया है, सीधी सी बात आपको पता ही है कि किसको सप्लाई करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक को, ठीक है। फोर्थ नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, लेकिन अब इसमें इसने क्या किया कि अब बाकी सारी मसल्स है ना, वो कैसे होती हैं, वो आपके कैसे होते हैं, आईबॉल है, उसमें इस तरीके से सारी मसल्स अटैच होती है, रेक्टस, ठीक है, ऐसे अटैच रहती है, और इंफीरियर ऑब्लिक नीचे से। तो लेकिन और जो नर्व सारी होती है ना, ऑक्यूलोमोटर है चाहे सिक्स नर्व है, ये सब आई जो मसल्स की जो कोन बन रहा होता है ना, उसके अंदर से सप्लाई करती है। जैसे ये आई बॉल है, उसके ऊपर ये मसल है, ठीक है, और इसके ऊपर ऑर्बिट है, ऐसे ही तो होता है ना, आई बॉल मसल देन ऑर्बिट। तो आई बॉल के नीचे तरफ ये है आपका ऑक्यूलर पार्ट, है ना, ऑक्यूलर पार्ट ऑफ मसल, और इसके ऊपर क्योंकि ऑर्बिट है इसलिए ये ऑर्बिटल पार्ट है। तो जितनी बाकी नर्व्स है ना, वो कैसे ऑक्यूलर सरफेस ऑफ द मसल से सप्लाई करती है अंदर से बस, लेकिन ये जो नर्व है ये क्या ऊपर से जाके सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक को। तो ये भी ऑर्बिटल सरफेस ऑफ
सुपीरियर ऑब्लिक वहाँ सप्लाई करती है, वहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है। तो ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। सो दिस इज अबाउट द कोर्स ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व। अब हम सीखेंगे कि अगर इसकी नर्व पाल्सी होती है तो क्या होता है। सो नर्व पाल्सी, सुपीरियर ऑब्लिक नर्व पाल्सी अगर हम बोलें तो इससे याद रखना होगा आपको कि इसमें एक पर्टिकुलर हेड पोस्चर दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक क्या होती है, वर्टिकल डिप्लोपिया कॉज करती है ना। रेक्टाई और ऑब्लिक आपकी क्या करती हैं, वर्टिकल डिप्लोपिया कॉज करती हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, एक हेड पोस्चर होता है जिसको हम AHP यानी कि एक्वायर्ड हेड पोस्चर भी कहते हैं। तो पेशेंट अगर आता है तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसको किस टाइप की नर्व पैल्सी हो सकती है, आप गेस कर सकते हैं। पर अभी देखो इसके लिए बताती हूँ, क्योंकि क्या है, ये काफी ज्यादा MS के स्टूडेंट्स को पूछा गया है कि एक्वायर्ड हेड पोस्चर क्या होता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलेंगे लेफ्ट साइड की सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी का। ठीक है, तो अगर एक्वायर्ड हेड पोस्चर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है हेड टिल्ट, सेकेंड होता है आपका चिन एलिवेशन या डिप्रेशन, और तीसरा होता है आपका फेस टर्न। ठीक है, किस तरह फेस टर्न का रखा है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हेड टिल्ट। हेड टिल्ट समझने से पहले लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी में क्या होता है, पहले ये समझो कि अगर हम नॉर्मल है ना, नॉर्मल अगर मैं जैसे हूँ, तो अगर जो मेरी आई है वो स्टार्टिंग में ऐसे सीधे प्राइमरी एरियस में है। ठीक है, और अगर क्लॉक आप ड्रॉ करेंगे तो 12 o'clock ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरीके से हेड टिल्ट करते हैं तो क्या इमेजेस ऐसे उल्टा सीधा होती हैं या डिस्टॉर्ट होती हैं? नहीं होती हैं। तो ये हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी है कि वो आई को इस तरीके से मूव कर देता है कि इमेजेस एकदम स्टेबल रहती हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हेड टिल्ट को अगर सीखना है तो हम देख रहे हैं, अगर नॉर्मल एक पेशेंट है जैसे आप और हम, तो इसमें क्या, आप हेड टिल्ट करेंगे राइट साइड में। ठीक है, अगर हेड टिल्ट में राइट साइड में करती हूँ तो क्या होता है, आई जो होती है उनका रोटेशन होता है। कैसे? ये राइट आई है, ठीक है, और ये लेफ्ट आई है, इनका एक्सेस ऐसे बना हुआ है। अगर हेड टिल्ट होगा तो ये वाली आई 12 o'clock पोजीशन पे जाने के लिए ऐसे करेगी, और जो मेरी लेफ्ट आई है जो ऊपर की तरफ है वो ऐसे करेगी। ठीक है, ऐसे घूमेगी। सो अब ये हुआ क्या हुआ, देखो ऐसे था, इस तरीके से आया। सो जो मेरी आई है, जिस तरफ हेड टिल्ट है नीचे की तरफ जो आई है, दैट इज अभी राइट हेड टिल्ट में राइट आई है, दैट विल इंटॉर्ट। ठीक है, ये इंटॉर्ट करेगी, और आपकी जो ऊपर की तरफ आई है दैट इज लेफ्ट आई, दैट विल एक्सटॉर्ट। ओके, इसीलिए क्या होगा, अब एक्सेस वापस से पैरेलल हो जाएगी और आपकी इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलता है, और ये आई का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपके राइट साइड हेड टिल्ट में। अब सोचिए कि आपकी लेफ्ट हेड टिल्ट में क्या होगा, ऐसे था एक्सेस। ओके, अब मैं लेफ्ट तरफ हेड टिल्ट कर रही हूँ। सो इस तरीके से गया, आई ऐसे गई। अब इसको 12 o'clock पोजीशन पे ही रखना है, तो अब ये क्या करेगा, क्या करेगी, मेरी ये वाली जो आंखें जिस तरफ हेड टिल्ट हुआ है, दिस विल इंटॉर्ट। ओके, ऐसी हो जाएगी। एंड दिस आई दैट इज अबव, वो क्या करेगी, आपकी जो राइट आई है ना, वो क्या करेगी, एक्सटॉर्ट करेगी। ठीक है, तो हेड टिल्ट में क्या होता है, जिस भी तरफ हेड टिल्ट हो रहा होता है तो जो नीचे वाली आई है वो क्या करेगी, इंटॉर्ट करती है, और बाहर वाली आई एक्सटॉर्ट करती है। ठीक है, तो ये एक मोशन होता है, और यही चीज है आपका हेड टिल्ट में। जो आपका पेशेंट आता है उसमें क्यों होता है इसमें हेड टिल्ट? सीधी सी बात है, आपको सुपीरियर ऑब्लिक का आपको मसल का एक्शन पता है ना। सुपीरियर ऑब्लिक क्या करती है, इंटॉर्टर होती है ना, इंटॉर्टर होती है। तो अब इंटॉर्टर जब नहीं काम करेंगे तो आई क्या होगी, एक्सटॉर्ट रहेगी। ठीक है ना, तो अगर एक्सटॉर्टेड रहेगी, सोचो अगर ऐसे एक्सटॉर्टेड रहेगी हेड, जो आपका पेशेंट है ऐसे एक्सटॉर्टेड है, दिस इज माय नॉर्मल आई, अगर आई को वो ऐसे टिल्ट करेगा, लेफ्ट तरफ ही ले जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आई की ऑब्लिक पाल्सी पड़े लेफ्ट तरफ ले जाएगा, तो ये आई तो क्या करना चाहिए, इंटॉर्ट करना चाहिए, पर ये तो ठीक से इंटॉर्ट होगी ही नहीं, है ना, इंटॉर्ट ये होगी ही नहीं। लेकिन ये वाली जो आई है ये क्या करेगी, 12 o'clock पोजीशन पे जाने के लिए ऐसे एक्सटॉर्ट हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मिसमैच हो गया, तो आपका डिप्लोपिया बढ़ जाएगा। इसीलिए पेशेंट क्या करेगा, अपने हेड टिल्ट को मतलब किस तरफ रखेगा, राइट साइड रखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटॉर्टेड है, अब मैंने रोटेट किया अपने हेड को। ठीक है, तो राइट आई जो होगी वो क्या करेगी, इंटॉर्ट होके इसी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सटॉर्टेड आई थी, उसी के पैरेलल हो जाएगी, इसलिए इसका डिप्लोपिया हेड टिल्ट टू अपोजिट साइड में कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी में हेड टिल्ट होता है राइट साइड अपोजिट साइड में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा चिन का एलिवेशन या डिप्रेशन। तो सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी, सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है वो आपकी क्या होती है, एलिवेटर होती है कि डिप्रेसर होती है? डिप्रेसर होती है, ऑब्लिक है ना, उल्टा काम करेगी।
तो अब क्या होगा, आई को डिप्रेस नहीं कर पाएगा तो पेशेंट का क्या होगा, हाइपरट्रोपिया बना रहेगा, है ना। आई जो होती है हाइपरट्रोपिक रहती है उसकी, अगर लेफ्ट साइड की पालसी है तो आई जो होती है हाइपरट्रोपिक रहेगी, उसकी आई ऊपर उठी हुई रहेगी। तो अब सोचो अगर मैं अपने चिन को एलिवेट कर दूं, ठीक है, अगर एलिवेट कर दूं मैं अपने चिन को तो क्या होगा, अगर ऊपर उठा दूं ऐसे करके, इस तरीके से ऊपर उठा दूं, तो ये अपने आप देखो जो मेरी राइट आई नॉर्मल आई है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या होगा, इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये तो मूव ही नहीं करेगी क्योंकि डिप्रेस कर ही नहीं सकती, है ना। तो ये क्या करेगी, आपकी जो डिप्लोपिया वो बढ़ जाएगा, इसलिए पेशेंट कैसे रखेगा, अपने चिन को डिप्रेस रखेगा। क्यों, क्योंकि ताकि जो मेरी नॉर्मल आई है वो इसी के लेवल पे आ जाए, इस तरीके से करने से तो चिन जो होगी वो डिप्रेस रहेगी। सेकंड पॉइंट, हेड टिल्ट टू राइट साइड एंड चिन इज डिप्रेस्ड। ओके, अब आता है आपका फेस टर्न। फेस टर्न क्या है, फेस टर्न होता है मसल का एक्शन। वो क्या चीज है, सुपीरियर ऑब्लिक क्या करती है, एबडक्शन करती है। एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ खींचती है, तो अब बाहर तो खींच नहीं सकते, है ना, वो पैरालिसिस है। तो पेशेंट क्या करेगा, फेस को ऐसे टर्न कर देगा ताकि हल्की सी आईबॉल इस तरफ बाहर की तरफ खिंची रहे, तो अपोजिट तरफ फेस टर्न रहेगा, ठीक है, ताकि हल्की सी आई एबडक्टेड रहे। तो अब सोचो इसका पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, अगर लेफ्ट ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक की पालसी है तो हेड टिल्ट टू राइट साइड, chin is depressed, okay, and face is turned to right side like this. So this will be the posture of the acquired head posture of the left superior oblique palsy patient. ठीक है, तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, पार्क बील-चॉस्की हेड टिल्ट टेस्ट, है ना। तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब है, जो भी है, पर पार्क 3 स्टेप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक या रेक्टस की पालसी पहचानने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम सुपीरियर ऑब्लिक का ही सीखेंगे, ठीक है, और ये किस तरीके से किया जाता है इसको हम सीखेंगे आगे के पार्ट में जो शुरू होता है अब। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्क 3 स्टेप टेस्ट। ओके, तो अब इसमें लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक पालसी को मान के चलते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें देखते हैं कैसे इस 3 स्टेप टेस्ट को किया जाता है और उसमें क्या फाइंडिंग्स होती हैं, है ना, और क्यों। ओके, फर्स्ट टेस्ट है आपका, फर्स्ट जो आपका स्टेप है इसमें क्या करना है, पेशेंट आपके सामने बैठेगा प्राइमरी गेज में। प्राइमरी गेज में आपको नोटिस करना है कि पेशेंट का हाइपरट्रोपिया किधर है, ठीक है। तो हाइपरट्रोपिया क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक क्या है, डिप्रेसर है, तो डिप्रेसर होने से ये क्या करेगी, आई को हाइपरट्रोपिक कर देगी अगर इसमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ देखो ये है लेफ्ट हाइपरट्रोपिया हो रहा है, इसमें आई जो है लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ है एज कम्पेयर टू द राइट साइड। तो ये तो आपको फर्स्ट इसमें दिखेगा प्राइमरी गेज में। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड तरफ देखते हैं। अब इसमें सेकेंड तरफ क्या हो रहा है, पेशेंट को बोलेंगे आप पहले अपने राइट गेज में देखिए, उसके बाद आप अपने लेफ्ट गेज में देखिए। अब यहाँ नोटिस करना है कि इसका हाइपरट्रोपिया किसमें इंक्रीज हो जाता है। तो इस स्टेप में देखो, अगर पेशेंट राइट तरफ देख रहा है तो लेफ्ट साइड जो है आई है वो और ज्यादा ऊपर मूव कर जा रही है, और लेफ्ट साइड पे देखने पे क्या हो रहा है, पेशेंट एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्सनिंग हो जा रही है राइट गेज में दिखने में। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर देखो राइट साइड में कौन काम करेगा, क्योंकि एबडक्टेड है ना, तो रेक्टस काम कर रही है। और एडक्टेड आई में हमेशा से बताती आ रही हूँ कि एडक्टेड आई में जो प्योर एलिवेटर डिप्रेसर होते हैं वो होते हैं ऑब्लिक्स। सुपीरियर ऑब्लिक जो होगी वो क्या करेगी, डिप्रेस करती है ना। तो अब क्या होगा, जो सुपीरियर ऑब्लिक है आपकी वो काम नहीं कर रही है, तो एडक्टेड आई में इंफीरियर ऑब्लिक बहुत तेजी से काम करेगी और उसको ऊपर खींच लेगी। इसलिए यहाँ पर जो है आई का जो हाइपरट्रोपिया है दैट इज वर्सन, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा देखो। तो वर्स ऑन राइट केस, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर इज वर्सनिंग ऑफ हाइपरट्रोपिया इन अपोजिट केस। तो इसका एक निमोनिक है वूग, यानी कि वर्स ऑन अपोजिट गेज, ठीक है, वर्स ऑन अपोजिट गेज। तो जब भी सुपीरियर ऑब्लिक की पालसी होती है तो उसमें होता है वर्स ऑन अपोजिट गेज, लेफ्ट का होगा तो राइट गेज में देखने में इसको दिक्कत आएगी एंड वैसा वैसा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड में क्या करना होता है, हेड टिल्ट करना होता है पेशेंट का हेड टिल्ट करवाएंगे राइट साइड लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो अगर राइट साइड में इसने अगर टिल्ट किया है, राइट तरफ अगर टिल्ट किया है तो क्या हो गया, पेशेंट इज हैप्पी, पेशेंट का अलाइनमेंट एकदम सही हो गया, है ना। वही मैंने बताया क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो ये वाली आई है उसको एक्सटॉर्ट करना था, ऑलरेडी एक्सटॉर्टेड थी, इसलिए ये बढ़िया खुश है ना, आराम से। लेकिन जैसे ही ये लेफ्ट तरफ करता है तो क्या होता है, हाइपरट्रोपिया और इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हाइपरट्रोपिया इंक्रीज हो जाता है,
मैंने बताया ना कि जब पेशेंट है, अगर आप मेरी तरफ अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से देखो, अगर मैंने लेफ्ट मेरी हाइपरट्रोपिक थी, हल्की सी हाइपरट्रोपिक थी, सुपीरियर ऑब्लिक की पाल्सी थी और एक्सटॉर्टेड थी, ठीक है, लेफ्ट तरफ भी ऐसे टिल्ट कर दिया, लेफ्ट तरफ ही अगर टिल्ट कर दिया तो इस आई को क्या करना है, ये तो अपनी आराम से एक्सटॉर्ट हो गई, लेकिन इस आई को क्या करना चाहिए था, इंटॉर्ट करना चाहिए था। ये इंटॉर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक की पाल्सी है, सुपीरियर ऑब्लिक इज अ इंटॉर्टर, है ना। और आपको एक चीज और क्या पता है कि एक इंटॉर्टर और होती है, वो क्या है, सुपीरियर रेक्टस, क्योंकि सुपीरियर्स आर इंटॉर्टर, है ना, ऐसा होता है। तो अब इस केस में यहाँ पर देखो, सॉरी गेज नहीं, यहाँ पे टिल्ट है ना, तो लेफ्ट साइड अगर टिल्ट किया गया है, पेशेंट की लेफ्ट साइड जो है वो एक्सटॉर्ट नहीं कर पा रही है, तो एक अकेली मसल जो है सुपीरियर रेक्टस वही काम कर रही होती है, सुपीरियर रेक्टस इज वर्किंग फाइन, तो वो क्या करेगी, ऊपर खींच लेगी, सुपीरियर ऑब्लिक की पाल्सी हो चुकी है ना, तो वो ये दोनों इंटॉर्टर हैं, लेकिन इसमें से एक गई, इसलिए सुपीरियर रेक्टस उसको ऊपर खींच लेती है। तो देयर इज क्या होगा, जो हाइपरट्रोपिया है वो क्या होगा आपका अपोजिट टिल्ट में बेटर हो जाएगा, है ना, इसलिए हेड पोस्चर भी ऐसे ही रखता है। सो दिस इज बेटर ऑन अपोजिट टिल्ट, तो दिस इज बूट, है ना, बूट आपको याद रखना है। तो कभी कभी जब पेशेंट आपके सामने होता है, सब वहां जाके लॉजिक भूल जाता है जब एग्जाम वाइवा बैठते हैं, तो ऐसे पूछेंगे कि किस तरफ की गेज में प्रॉब्लम होती है, किस तरफ की गेज में सही हो जाता है, तो 3 स्टेप टेस्ट में ये याद रखना है कि आपका अगर लेफ्ट की होगी तो देयर विल बी वर्सिंग इन द राइट गेज एंड देयर इज डिक्रीज इन हाइपरट्रोपिया, या कह सकते हैं द पेशेंट विल फील बेटर ऑन द राइट हेड टिल्ट, ठीक है, वूक एंड बोट, यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब चलते हैं, अगर वर्टिकल डिप्लोपिया है ना, तो पेशेंट अगर हमारे सामने आता है तो हमें पता करना होता है कि कैसे, कौन सी मसल पैरालिसिस है, दोनों में से कौन सी आई की और जो मसल्स होती हैं वो कौन सी, रेक्टस या ऑब्लिक। तो इस वाले जो आपके पास दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, उसमें आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ मसल्स बनाई हुई है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, देखो इस वाले फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो दिख रहा है ना। तो अब हम पता करेंगे कि कौन सी मसल पैरालिसिस है, कौन सी मसल का पैरालिसिस है ना, हम पता कर सकते हैं। अभी हम सुपीरियर ऑब्लिक ही लेके चलते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अभी एक पॉइंट पे स्टिक करेंगे, फिर आगे सीख लेंगे। ओके, तो पहला जो है वहां पर क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, हाइपरट्रोपिया है। लेफ्ट साइड का अगर हाइपरट्रोपिया है, यानी अगर मेरी लेफ्ट आई ऊपर की तरफ गई है, तो मेरे क्या कर रहे हैं, डिप्रेसर लेफ्ट साइड के काम नहीं कर रहे हैं। डिप्रेस करने वाले कौन सी होती है, सुपीरियर ऑब्लिक या इंफीरियर रेक्टस लेफ्ट साइड की। तो चलो यहाँ सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, इस वाले में यहाँ पर मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस। एक पॉइंट ये हो सकता है, या फिर मेरी जो राइट आई है वो इसके कंपैरिजन में नीचे की तरफ हो, है ना, यानी कि ये हाइपोट्रोपिया में हो, तो उस वो कब हो सकती है, जब इसके एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे हो, जब राइट साइड के एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे हो, तो वो हो गया आपका सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ राइट साइड, ठीक है। तो यहां से हमने ये 4 मसल निकाली, पार्क 3 स्टेप टेस्ट में पहली जो स्टेप में हमने 8 में से ये 4 मसल्स निकाल ली हैं, है ना। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले जो फर्स्ट में आई है उसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, ये 4 मसल हमारे पास आई है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट में देखो हमने सीखा कि देयर इज वर्सनिंग ऑन द राइट गेज, पेशेंट अगर राइट गेज में देख रहा है तो उसकी वर्सनिंग हो रही है। तो आप बताओ राइट गेज में देखने पे कौन सी मसल्स काम कर रही होती है, अगर राइट तरफ देख रहे हैं ना, तो देखो इधर देख रहे हैं, अगर राइट तरफ देख रहे होते हैं तो एबडक्टेड आई है मेरी राइट साइड, तो रेक्टस काम करेगी राइट साइड की, और इधर एडक्टेड आई है इसलिए ऑब्लिक्स काम करेंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे इसमें मार्क करेंगे, देखो राइट सुपीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर रेक्टस एंड राइट इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है ना। तो मान लो ये भूल भी जाता है तो आगे जाके जो और भी मसल्स की पैरालिसिस होते हैं तो नहीं समझ में आती है, तो उसका ट्रिक बता रही हूँ कि पेशेंट जिस डायरेक्शन में देख रहा होता है ना, सेकंड स्टेप में जिस डायरेक्शन में देख रहा होता है उसी तरफ उसको इंसर्कल कर दिया करो। देखो अगर इधर देखने में, देखो राइट गेज में देखने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसी तरफ की मसल को इंसर्कल कर दो, है ना। भूल गया एडक्टेड एबडक्टेड सब भूल गया तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। ओके, नाउ अब हम चलते हैं कौन से स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, जिसमें हमें टिल्टिंग करनी है। तो अभी हमारे पास ये जो पहले जो 2 स्टेप थे उसमें से हमारे पास मसल्स कौन सी आ चुकी है, 2 मसल ऑलरेडी आ चुकी है। वो मसल कौन सी है आपकी मसल है राइट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक। ये मसल्स हमारे पास 2 आ चुकी है क्योंकि ये 2 बार इंसर्कल हम कर चुके हैं,
है ना। अब सीखते हैं कि हेड टिल्ट टेस्ट में क्या हो रहा है। हेड टिल्ट टेस्ट में क्या हो रहा है, बेटर हो जा रही है, किस तरफ, राइट तरफ बेटर हो जा रही है। राइट तरफ करने पे ये बिल्कुल बेटर हो गई है ना। और लेफ्ट तरफ करने में एकदम प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो हमें पता ही है क्योंकि लेफ्ट तरफ को इंटॉर्ट करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की जो मसल्स हैं वो क्या कर रही है, लेफ्ट साइड की जो मसल्स है उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड की इंटॉर्टर्स में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इंटॉर्टर्स कौन होती है, आपकी सुपीरियर ऑब्लिक या लेफ्ट आपकी सुपीरियर रेक्टस, इन दोनों में प्रॉब्लम है ना। या फिर आपका क्या है, आपका जो राइट साइड है उसके एक्सटॉर्टर में प्रॉब्लम है ना। तो वो क्यों, तभी तो आपका जो हाइपरट्रोपिया है उसका गड़बड़ शुरू हो गई ना उस तरफ टिल्ट करने पे। तो राइट साइड के एक्सटॉर्टर कौन से होते हैं, आपके एक्सटॉर्टर होते हैं राइट इंफीरियर्स आर एक्सटॉर्टर, तो राइट इंफीरियर ऑब्लिक एंड राइट इंफीरियर रेक्टस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मसल्स को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ से निकाला कि राइट साइड की ये दो मसल्स है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसे सर्कल कर दिया है ना। अगर मैंने इसे सर्कल करने की कोशिश करूं, अच्छा सा सर्कल बनाते हैं ऐसा, तो ये हो गया आपका सर्कल इधर से। और आपका लेफ्ट साइड के कौन काम नहीं कर रहे, इंटॉर्टर काम नहीं कर रहे, तो ये लो, ये यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी मसल है जो तीनों बार स्टेप में कॉमन आई हुई है, वो मसल है हमारे पास कौन सी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है तीनों ही सर्कल लेंगे। अब अगर ये स्टेप भूल जाता है ना तो क्या करना, देखो इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि आपको अगर भूल जाता है कि किस तरफ ये मार्क करना चाहिए, तो जिस तरफ बेटर दिख रहा है ना, बेटर हेड टिल्ट हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, देखो इस तरीके से टिल्ट करने पर, बेटर राइट टिल्ट करने पे, तो यही बना देना ऐसे। देखो ये मैंने बनाया हुआ, ये राइट साइड का टिल्ट है, इंटॉर्टर एक्सटॉर्टर भूल गया तो, है ना। अगर कंसेप्ट याद रखो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है वो पीडी में जल्दी जल्दी निकालना है तो जैसे मैंने ये ट्रिक बताई हुई है कि सेकंड पॉइंट में जिस तरफ देख रही है उस पॉइंट को हाईलाइट कर देना, उस तरफ की मसल्स को हाईलाइट कर देना। और थर्ड पॉइंट में क्या करना है, जिस तरफ बेटर हो जा रहा है तो उसी पेशेंट आपके सामने बैठा रहेगा, अगर ऐसा बना है तो वही सर्कल वहां पर बना देना जैसे मैंने इसमें बना दिया। ठीक है ना, इसी तरफ का टिल्ट है ना, ऐसे ही तो टिल्टेड है ऐसे करके, है ना। तो वही मैंने इसमें बना दिया, इसलिए मेरी मसल आ गई आसानी से। अभी मैं आपको जो वीडियो होगा उसके लास्ट में एक एक्सरसाइज दूंगी इसी की, तो आपको उसमें से ढूंढ के बताना है कि कौन सी मसल पैरालाइज है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। सो दिस इज अबाउट योर पार्ट 3 स्टेप टेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी के बारे में। कुछ पॉइंट्स और हैं वो बता देती हूँ। ये जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है वो कंजेनाइटल हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड जैसे कि मैंने बताया ट्रॉमा से हो सकती है, या फिर माइक्रोवैस्कुलर डिजीज होती है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब से भी हो सकती है। और जो कंजेनाइटल सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी होती है उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो मोस्टली एडल्ट लाइफ में जाके मिलता है। क्यों, क्योंकि तब फ्यूजनल कैपेबिलिटी जो होती है ना वो ब्रेन की कम हो जाती है। तो अगर कोई बच्चा आया, कोई एडल्ट आया है तो उसकी आप ओल्ड फोटोज देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसका हेड टिल्ट तो है ही और इसके साथ ही फेशियल एसिमेट्री भी मिल रही होती है। ठीक है। और इसके साथ आप जब प्रिज्म बार कवर टेस्ट करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, फ्यूजनल रिजर्व बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको बचपन से आदत क्या है वर्टिकल डिप्लोपिया को फ्यूज करने की। तो ये फ्यूजनल रिजर्व जो होता है वो 40 प्रिज्म डायप्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, अभी वो कैसे करना है उसको अभी छोड़ दीजिए, लेकिन प्रिज्म बार से आप पता कर सकते हैं कि 40 प्रिज्म डायप्टर से ज्यादा उसका फ्यूजन रिजर्व है। और जो आपके एडल्ट लाइफ में अगर सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी हुई होगी ना तो वो सिर्फ 20 प्रिज्म डायप्टर ही होगा। तो ये एक तरीका है कंजेनाइटल सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी को पता करने का। अभी और एक बात है कि बायलेटरल सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी है वो कैसे पता करोगे। उस कंडीशन में पेशेंट जो है सिर्फ चिन को डिप्रेस रखेगा, डिप्लोपिया तो हो गई लेकिन चिन को डिप्रेस रखेगा बायलेटरल पाल्सी में। और पता करने के लिए क्या होता है, डबल मेडॉक्स रॉड टेस्ट। मेडॉक्स रॉड क्या होती है, कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी बता देती हूँ। दिस इज मेडॉक्स रॉड। इसमें क्या है, ये रेड कलर का ही ग्लास है लेकिन इसमें क्या है, ऐसे वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी आप रखोगे उस हिसाब से ऐसे पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है। अब इस सिलेंडर के होने से क्या होता है, जब आप टॉर्च लाइट शाइन करेंगे, पेशेंट अगर इसे ट्रायल फ्रेम में रख के अगर इसके आँख के आगे लगाएंगे तो टॉर्च लाइट अगर आप शाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रीक की तरह दिखेगी। और वो स्ट्रीक कैसे होगी, 90 डिग्री टू द ओरिएंटेशन ऑफ दीज लाइंस। तो अगर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है तो वर्टिकल स्ट्रीक दिखेगी। अब क्या होता है कि डबल मेडॉक्स रॉड कैसे करेंगे, दोनों आंखों के ऊपर एक मेडॉक्स रॉड ऐसे रखिए, एक मेडॉक्स रॉड दूसरी आंख पे रखिए। अब
एक पॉइंट और याद रखना है कि आपकी वर्टिकल पैरालिसिस जो होती है, जैसे कि रेक्टस या ऑब्लिक की पाल्सी जब आप देखते हैं वर्टिकल डिप्लोपिया हो रहा है, तो मेडॉक्स रॉड का ओरिएंटेशन भी वर्टिकल होगा। तो इससे क्या होगा, पेशेंट कैसी देखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन देखेगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल रखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसको पहनिए, दोनों तरफ मेडॉक्स रॉड रखेंगे और टॉर्च लाइट शाइन करेंगे, ठीक है, 33 सेंटीमीटर से टॉर्च लाइट पेन लाइट होती है उसको शाइन करेंगे, तो पेशेंट को 2 स्ट्रीक दिख रही होगी। अब क्या करना है कि जब ये जो मेडॉक्स रॉड है उसको बोलना है पेशेंट को कि आप इसे ऐसा रोटेट करिए कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ट्रायल फ्रेम में ऐसे 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो पेशेंट अगर रोटेट करेगा 90 डिग्री से जितना भी दूर ले जाएगा उतना उसका एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन का भी क्राइटेरिया है कि अगर 10 डिग्री से ज्यादा वो घुमाता है फ्रेम को तो इसका मतलब है उसको डबल सुपीरियर ऑब्लिक बायलैटरल मतलब पाल्सी है, ठीक है, दोनों तरफ की पाल्सी है सुपीरियर ऑब्लिक की। जो नॉर्मल केसेस होते हैं यूनिलैटरल सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी होती है, वो सिर्फ 8 डिग्री ही रोटेट करेगा, उससे ज्यादा रोटेट नहीं करेगा। मेडॉक्स रॉड पे आगे वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही याद कर दो। तो अब सब हमें पता चल गया है, अब पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिंपल एक क्लासिफिकेशन होता है नैप्स क्लासिफिकेशन, उसके बारे में जान लो कि जिस भी गेज में ज्यादा डेविएशन होता है उसके हिसाब से हम सर्जरी डिसाइड करते हैं, और अगर स्मॉल डेविएशन है तो इंफीरियर ऑब्लिक की वीकनिंग कर देते हैं। इंफीरियर ऑब्लिक की वीकनिंग का मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, सुपीरियर ऑब्लिक पैरालिसिस है तो उसकी अपोजिट है इंफीरियर ऑब्लिक, उसको आप क्या करेंगे, वीक कर देंगे। वीकनिंग की प्रोसीजर्स होती हैं, अभी इतना ही याद रखो, ज्यादा मत उसके डिटेल्स में जाओ, ठीक है ना। और इसके बाद आपका अगर ज्यादा इसमें क्या होता है, अगर एक्सटॉर्शन होता है, क्यों होता है एक्सटॉर्शन, क्योंकि आई जो होती है बाहर की तरफ रोटेटेड है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हराडा इटो प्रोसीजर कहलाता है। उसमें क्या करते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक का जो टेंडन है ना उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं और एक पार्ट एंटेरोलैटरल साइड में बाहर की तरफ लगा देते हैं। ट्रांसपोजिशन है ये हराडा इटो प्रोसीजर, किसी ने पूछा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा अबाउट द फोर्थ ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बहुत लोगों के लिए। सबसे ज्यादा तो पार्ट 3 स्टेप टेस्ट है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं आता है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस में लाएं। पेशेंट के ऊपर आप जो भी आता है उस पर प्रैक्टिस करें, तो आप धीरे धीरे आराम से मसल पैरालिसिस कौन सी है वो आप पता कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी जो वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आएगा जो एमएस के स्टूडेंट के लिए, उसमें आपको बताना है कि कौन से वर्टिकल जो मसल्स हैं रेक्टस या ऑब्लिक उसमें किस साइड की पाल्सी है। तो आई होप आप वो क्वेश्चन करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।